नहीं होगी सर। नहीं। देखिए इसका कारण ये है, यस, देखिए एम, और यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया ए, और एक ग्रुप आपने यहाँ पर लगा दिया बी। यहाँ पर एक ग्रुप आपने बी लगा दिया, बिल्कुल सेम उसी तरीके से एक ग्रुप आपने यहाँ पर लगा दिया सी, और एक ग्रुप आपने यहाँ पर लगा दिया डी। तो देखिए आप यहाँ पर ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस को बदल सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं, ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस को बदल सकते हैं। जब आप ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस बदल सकते हैं तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्री होगी, ये पक्की बात है, इसमें ज्योमेट्रिकल होगी, और इस केस को हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर 30 ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलते हैं, लेकिन चाहे आइसोमर इसमें कोई सा भी हो। देखिए इसमें एक और अजीब कहानी है, और वो अजीब कहानी कौन सी है उसको देखिए जरा। इसमें अजीब कहानी आपको ये मिलेगी कि इस केस में यहाँ पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा। जिस प्लेन में ये वाले जो रेडिकल है ये परजेंट है, यही हमारे पास में यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा। तो जो प्लेन मैंने आपको बनाया है यही हमारे पास में यहाँ पर होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो चूंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया है, इससे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो अगर ऐसा केस आपको दिया गया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये कंपाउंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव। किसी भी स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ ले, लेकिन ये यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उसके बाद में कुछ और केसेस देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए केस है हमारे पास, और उन्होंने कहा है कि हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स है AG, और यहाँ पर मैंने लिया है CnNO, और यहाँ पर मेरे पास में है Cl। मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स मेरे पास में है। अब आपसे पूछा गया कि बताओ इस केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। जब बताइए सोच करके कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है या नहीं। नहीं होगी सर। नहीं होगी। देखिए सीधा सा है इसका मतलब, अगर मैं, यस बेटा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए एक Cn मेरे पास में यहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ साथ एक NO2 मेरे पास में यहाँ पर आ गया, ये दो सेकेंड आ गए। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर मैंने Cl से बाहर कर दिया। अब आप इस केस में बिल्कुल देख सकते हैं कि ये एक लीनियर केस है। इस केस में पक्की बात है कि ये लीनियर अरेंजमेंट शो करेगा, और जो लीनियर अरेंजमेंट होता है जब प्लेन में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो इसका मतलब लाइन, जो एक लाइन है वो तो पक्की बात है कि एक प्लेन में लाई करेगी। तो यहाँ पर भी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो एब्सेंट है, वो नहीं है। और अगर ये एब्सेंट होता है तो फिर सीधा नियम होता है कि ऐसे जो केसेस हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये ऑप्टिकली होगा इसमें क्या बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री हाँ में होगा। हाँ, यस यस, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तभी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जैसे इसमें यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री था, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये केस 2 कर लिया हमने। उसके बाद में फिर और केसेस देखते हैं। मान लीजिए उन्होंने कहा है कि इस टाइप का केस है यहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने लिया है Hg, और यहाँ पर है मेरे पास में ICl Br, यहाँ पर ये देखा है, ये कॉम्प्लेक्स है। अब आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो नहीं होगी। नहीं होगी सर। नहीं होगी सर। नहीं होगी। इसका कारण ये है कि यहाँ पर मरकरी से 3 लिगेंड लगे हैं, और अगर मरकरी से 3 लिगेंड लगे हैं तो पक्की बात है कि ये जो केस बनेगा ये हमारे पास में ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। एक आई मैंने यहाँ पर लगा दिया, और इसके साथ साथ एक जो है Cl मैं यहाँ लगा देता हूँ, एक Cl मैंने यहाँ पर लगा दिया, और इसके साथ साथ एक Br मैंने यहाँ पर लगा दिया। इस केस में ये पक्की बात है कि यहाँ पर ये प्लेनर होगा, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो यहाँ पर जिसका इसकी शेप है क्योंकि 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं, इससे ये यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है तो इसका मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री उसी प्लेन में जिसमें मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट है, और अगर ऐसा है तो ये हमारे पास में ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव की कैटेगरी में आएगा। ठीक, तो ये मैंने तीसरा केस करा दिया। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मुझे मेरे से पूछते चलेंगे। अब देखते हैं हम कि केस 4 में क्या कंडीशन हो सकती है। केस 4 में है हमारे पास में यहाँ पर M A B C D ये है, लेकिन इस बार यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है।
यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल है। अब आपसे पूछा गया है कि इस केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी सर। यस होगी। होगी। अब ठीक होगी कैसे? देखिए सीधी सी बात है कि आपने यहाँ पर एम लिया, उसके बाद में एक ग्रुप मान लो ए यहाँ पर लगा हुआ है, इसके साथ साथ एक हमारे पास में यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है सी, और सेम उसी तरीके से एक ग्रुप मैंने यहाँ पर लगा दिया सी, और एक लगा देता हूँ मैं यहाँ पर एंड दैट इज डी। तो ये ग्रुप मैंने इस तरीके से लगा दिए। अब देखिए इसके अंदर प्लेनो सिमेट्री कहीं पर भी नहीं है, इसके अंदर प्लेनो सिमेट्री नहीं हो सकता, क्योंकि आप कहीं भी कोई भी प्लेन आप ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन उसके अंदर जो है दोनों साइड से सेम नहीं आएगा। ऐसे केसेस में यहाँ पर इसकी एक दूसरी मिरर इमेज आप बना सकते हो, यहाँ पर ए, और इस केस में यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी, और यहाँ पर जाएगा ये सी, और बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास में ये आया है दैट इज डी। ये मैंने इस मॉलिक्यूल की एक मिरर इमेज बनाई है। ये दोनों मॉलिक्यूल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, ये सेम नहीं होते, ये बिल्कुल दोनों डिफरेंट है। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये आपको ध्यान आया होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैं इसको लिंक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, और जब दो हमारे पास में इस तरह से मिरर इमेज बनती है तो इनको हम लोग कहते हैं इनैंसियोमर्स। ये कहलाते हैं इनैंसियोमर्स। प्लेनो सिमेट्री नहीं है ना? हाँ, प्लेनोसिमेट्री नहीं है इसके अंदर। नहीं, इससे ऊपर वाली है, एक्सिस वाली है। इस बारे में बेटा ये तो देखो यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, तो ट्राइगोनल प्लेनर है तो मतलब जो प्लेन है, जो मॉलिक्यूल का ही प्लेन है, वही तो प्लेनोसिमेट्री हो गया। जो मॉलिक्यूलर प्लेन है इसमें वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा प्लेनोसिमेट्री। ये हो गया मॉलिक्यूलर प्लेन। अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर है तो उसके अंदर तो पक्की बात है कि प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है। अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर है या कोई मॉलिक्यूल अगर लीनियर है तो पक्की बात है कि उसके अंदर प्लेनोसिमेट्री होगा। मतलब जो प्लेन है उसका, जिस जिस प्लेन में मॉलिक्यूल है वही प्लेनोसिमेट्री हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं स्लाइस प्लेनोसिमेट्री। जैसे मान लीजिए जो ब्रेड, जो आप लोग मतलब ब्रेड खाते हैं, तो उस ब्रेड में आपने देखा होगा कि जो ब्रेड है उसके बीच में आप कुछ भर लेते हैं और दोनों साइड में ब्रेड रहता है, सैंडविच बना लेते हैं। तो वो मॉलिक्यूल अगर आप एक प्लेन में मानोगे तो वो तो वहाँ पर एक प्लेन में वहाँ पर कट किया जा सकता है और दोनों साइड से मिरर मिल जाएगी। ठीक, अब समझ में आया बेटा या नहीं? आ गया। तो ये याद रखिए बेटा कि जो कोई प्लेनर मॉलिक्यूल है वो तो पक्की बात है कि उसके अंदर तो प्लेनोसिमेट्री होगा और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। किसी भी प्लेनर मॉलिक्यूल के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। और ऐसे ही जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है उसके अंदर कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। इसका कारण ये है कि आप जब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट लेंगे तो उसमें बेटा ग्रुप के बीच के रिलेटिव डिस्टेंस को नहीं बदल सकते। अगर आप यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर अगर आप चेक करें, देखिए ए की सी से डिस्टेंस और इस ए की इस डी से डिस्टेंस और इस ए की इस बी से डिस्टेंस वो बराबर है। और जब आप यहाँ पर गए तो इस केस में भी बिल्कुल सिमिलर कंडीशन है कि ए की जो डिस्टेंस है वो इन तीनों के साथ में अभी भी बराबर आ रही है। डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। जो चेंज हुआ है वो हुआ है रिलेटिव पोजीशन में। इनकी रिलेटिव पोजीशन अलग अलग है। जो हमारे पास में यहाँ पर ग्रुप्स लगे हुए हैं उनकी पोजीशन बस डिफरेंट है। ये जो दोनों मॉलिक्यूल है ये दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर नहीं है। तो जब रिलेटिव पोजीशन में अंतर आता है उससे बनता है हमारे पास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बस इतनी सी कहानी है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बात है ये आपको क्लियर हो। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़ जाऊंगा। बहुत बार आपके क्वेश्चन के अंदर जो आपसे पूछा जाता है उसमें वो बहुत बार क्या करते हैं कि ये नहीं कहते कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताओ, वो कहते हैं कि इनैंसियोमेरिज्म इनमें से किसमें पाई जाएगी। इनैंसियोमेरिज्म तो याद रखिए जहाँ पर इनैंसियोमर बने वही इनैंसियोमेरिज्म है, और इनैंसियोमर बनेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ही इनैंसियोमर्स पाए जाते हैं। जो डायस्टीरियोमर्स हैं वो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दोनों में होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर और जियोमेट्रिकल आइसोमर दोनों को ही हम डायस्टीरियोमर कहते हैं। लेकिन जो इनैंसियोमेरिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर्स में ही पाई जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये केस 4 आपको क्लियर हो गया। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, देखिए ये सारे ग्रुप अलग अलग यूनिट हैं। मैं यहाँ पर एक केस 5 भी ले लेता हूँ और बात को थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ताकि और बात समझ आ जाए। हमारे पास में है Ma2BC। मान लीजिए ऐसा हो जाए, लेकिन अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल ही है।
तो बताइए इस केस में ऑप्टिकल आइसोमेर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ जी बताइए, होगी या नहीं बेटा? नहीं नहीं होगी। देखिए इस केस में क्यों नहीं होगी उसका कारण बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कैसे चेक कर सकते हैं आप। देखो यहाँ पर ए ले लो और सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आप ए ले लो, ठीक है। यहाँ पर भी आपने ए ले लिया, इसके अलावा यहाँ पर आपने बी ले लिया और यहाँ पर हमारे पास सी है। अगर ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है तो देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर मौजूद है। वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से जाएगा मैं उसको समझा देता हूँ थोड़ा। वो ये दोनों जो ग्रुप है वो तो दोनों आपको लेने ही लेने हैं, इसके साथ साथ वो प्लेन यहाँ से जाएगा, इस वाले प्लेन की बात कर रहा हूँ। मतलब इन दोनों ग्रुप के बीचों बीच से ये वाला प्लेन आपको कंसीडर करना है, इन दोनों ग्रुप के बीचों बीच से, ठीक है। तो इन दोनों के बीचों बीच से, जब इन दोनों के बीचों बीच से और ये हमारे पास प्लेन में कंसीडर हो जाएंगे तो ये और ये दोनों एक दूसरे पर मिरर इमेज बनाएंगे। इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये हवा हमारे पास में Ma2Bc एंड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। मैंने इस केस में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था वो बता दिया। उसके बाद में आप देखते हैं बेटा यहाँ पर केस नंबर 6। केस नंबर 6 में हम यहाँ पर देखेंगे केस नंबर 6 में देखिए हमारे पास केस है Ma4B। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर 6 लिगेंड लगे होंगे तो ये हो जाएगा बेटा ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। केस में यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर इस तरह का अरेंजमेंट है, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेर होगी या नहीं होगी। एक बार जरा सोचिए कि क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमेर पॉसिबल है? नो सर। नहीं होगी। देख लीजिए हिसाब लगा के। चलिए देखते हैं एक बार। देखिए बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको पहले ये बताया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेर को चेक करके उसके बाद में सोचेंगे ऑप्टिकल है। अगर इस केस में आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेर पॉसिबल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेर कैसे हो सकती है इसमें? देखिए यहाँ पर ए लगाया आपने, इसके साथ साथ यहाँ पर भी आपने ए लगाया, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपने यहाँ पर ए लगाया और एक आपने यहाँ पर भी ए लगा दिया। एक कंडीशन तो आपके पास यहाँ पर ये हो सकती है और दोनों बी को आपने एक दूसरे के ट्रांस कर दिया, तो ये तो ट्रांसफॉर्म मानी जाएगी। इसके अलावा देखिए अगर हम यहाँ पर सिस फॉर्म की बात करते हैं तो सिस कैसे बनेगी। मान लीजिए यहाँ पर मैंने बी लगा दिया और इसके साथ साथ मान लीजिए सपोज है यहाँ पर भी मैं बी लगा देता हूँ, यहाँ पर मैंने बी ले लिया और इस केस में यहाँ पर मेरे पास में ए है, एक्सियल पोजीशन पर दोनों साइड में ए है और यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। अगर हमारे पास में ये वाली कंडीशन आती है तो ये हो जाएगी इसकी सिस फॉर्म, इसको आप लोग कहेंगे ट्रांस, ये पहले ही समझा चुका हूँ। और ये हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पर सिस। अब देखिए बेटा अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि इसमें प्लेनो सिमेट्री है या नहीं, तो इनके अंदर प्लेनो सिमेट्री बिल्कुल क्लियर कट है। जैसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें तो प्लेनो सिमेट्री यहाँ पर ये वाला प्रेजेंट है ही है, इसके अंदर तो प्लेनो सिमेट्री ये वाला प्रेजेंट है ही है क्लियर कट। तो इसमें तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यहाँ पर तो प्लेनो सिमेट्री है प्रेजेंट, यहाँ पर पीओएस है। अब देखते हैं इस वाले केस में। देखिए इस वाले केस में भी प्लेनो सिमेट्री बिल्कुल परफेक्ट वे में है, बिल्कुल परफेक्ट है। कहाँ पर है? बिल्कुल यहीं पर, जिस कंडीशन को आपने पहले लिया था। आप मॉलिक्यूल को इस जगह पर ले लीजिए ऐसे करके। ये वाली पोजीशन अगर आप कंसीडर करोगे, ये वाला प्लेन आप कंसीडर करोगे तो इस केस में प्लेनो सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट है और अगर प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो मतलब A4B3 ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक, आपको यही तो ढूंढना है कि कब ऑप्टिकल आइसोमेर पाई जाएगी कब नहीं। तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही। सर मान लीजिए
सर केस 5 में एक बार फिर से प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझा दो कैसे लिया। केस 5 में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ठीक है। बस एक सेकंड के लिए मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको। जो केस 5 है, केस 5 को मैं समझा रहा हूँ एक बार, आप लोग जरा ध्यान से समझना। एक बार मैं इसको समझा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, आप लोग यहाँ पर मेरे हाथ में एक मॉडल है, उसको देख पा रहे होंगे। इस मॉडल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस केस में हमारे पास में देखिए दो तो व्हाइट कलर के ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि दो तो आइडेंटिकल हैं, और एक मैंने ग्रीन रखा है, एक वॉयलेट रखा है। तो मतलब ये निकला कि दो इसमें अलग अलग हैं और दो एक हैं। अब इस केस में अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो देखिए जो प्लेनो सिमेट्री इसमें बनेगा वो ये बनेगा। ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर प्लेनो सिमेट्री पॉसिबल है, ये वाला प्लेनो सिमेट्री, क्योंकि ये और ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ पर ये प्लेनो सिमेट्री बन जाएगा। बताओ बेटा, समझ में आया नहीं? ओके सर, हाँ जी। आ गया समझ में? तो याद रखिएगा कि जब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है तो उसमें केवल उस कंडीशन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी जब चारों के चारों ग्रुप अलग अलग होंगे, क्योंकि जब चारों ग्रुप अलग अलग होंगे तो उस टाइम पर वहाँ पर प्लेनो सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे कार्बन एटम को आप कायरल कार्बन एटम बोलते थे, ठीक है। तो ऐसा जो एटम है हमारे पास में दैट विल बी कायरल। चलिए देखते हैं वो अगला केस हमारे पास में यहाँ पर है MAC और यहाँ पर कर देते हैं BC। इस बार हमने यहाँ पे लिया है MACBC। ऑब्वियसली यहाँ पर चूंकि 6 लिगेंड लगे हुए हैं तो ये हमारे पास में देखो बेटा ऑक्टाहेड्रल तो होगा, 6 लिगेंड लगे हुए हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल तो होगा ही होगा। अब जरा सोचिए भाई, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं? नहीं होगी। नहीं होगी। देखिए, अगर आप इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं, तो मैं इसका भी आपको तरीका बताता हूँ। कुछ नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई गई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे मिली थी? जैसे यहाँ पर आपने ए लिखा और सपोज दैट यहाँ पर भी आपने ए लिया और एक ए आपने यहाँ पर ले लिया, और इस केस में अगर मैं बात करूँ, ये आपने यहाँ पर बी ले लिया, सेम उसी तरह से यहाँ पर आपने कि मुझे ए बी भी 3 करने हैं, तो यहाँ पर बी ले लिया और इसके अलावा आपने यहाँ पर भी बी लगा दिया। अब देखिए, अगर आप इस मॉलिक्यूल को चेक करें, इस मॉलिक्यूल में भी प्लेनो सिमेट्रिक है और ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है, ये इस टाइम पर है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और इसकी ट्रांसफॉर्म को एक नाम से किया था, याद है जो आपको? ए और ए अपोजिट ए आ गए। मान लो यहाँ पर ए और ए आ जाता, या फिर यहाँ पर जैसे बी और बी आ गया है। अगर मान लो 180 पर कोई भी दो ग्रुप ऑक्टाहेड्रल में एक से आ गए तो ये पक्की बात है कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, ठीक। तो इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक प्लेनो सिमेट्री, तो आप यही सोच सकते हैं जो कि इस टाइम पर मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास प्लेनो सिमेट्री यही पेटेंट है जो मैंने इस टाइम बनाया। तो ये तो हो गई इसकी ट्रांसफॉर्म। अब देखिए, अगर हम इसकी सिस फॉर्म को बनाते हैं, इसकी सिस फॉर्म जिसका नाम था फेसियल, ध्यान देंगे तो आपको याद आ जाएगा। इसकी सिस फॉर्म को बताया था मैंने, वो फेसियल है। जैसे यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी आपने ए लिया, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आपने ए लिया और यहाँ पर आपने बी लिया और सेम उसी तरह से यहाँ पर भी
आपने डी लिया है और एक डी आपने यहाँ पर ये कर दिया है। अब इस केस में क्वेश्चन ये है कि प्लेनोस्फेरिक है या नहीं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल है। प्लेनोस्फेरिक इस केस में है या नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस केस में प्लेनोस्फेरिक है या नहीं। तो बताओ भाई, इस केस में प्लेनोस्फेरिक आएगा या नहीं? ये फेशियल टाइप का आइसोमर है, फेशियल है, और वैसे ये सिस टाइप का है। अगर हम इसकी बात करते हैं, नहीं है सिमेट्रिक। नहीं है। ये हमारे पास में मेरिडियोनल है और वैसे हम इसको ट्रांस कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है, इसके अंदर तो पीओएस आ गया, और अगर इसके अंदर पीओएस आ गया तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास में ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि इस केस में क्या होगा, बताओ भाई। तो होगी। प्लेनोस्फेरिक है या नहीं? नहीं है सर। प्लेनोस्फेरिक नहीं है, ओके। एक स्टूडेंट ने कहा है कि प्लेनोस्फेरिक इस केस में नहीं है। देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मेरी बात समझिए और ये चेक करते हैं कि इसके अंदर प्लेनोस्फेरिक आ रहा है या नहीं। देखिए, मैं इनके बीच से स्टार्ट करूंगा, देखिए समझना मेरी बात, मैं इसके बीच से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से बीच से, और मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ। जरा देखिएगा मैं कौन सा प्लेन बना रहा हूँ यहाँ पर। इनको आइडेंटिफाई करिए कि मैंने यहाँ पे कौन से प्लेन की बात की है। इस प्लेन को जरा देखिए एक बार, इस प्लेन की मैंने बात की है यहाँ पर, यानी कि जो प्लेन है वो प्लेन इन दोनों ग्रुप के, ये जो दोनों ए हैं और जो दोनों बी हैं, इनके बीच में से निकला है। इन दोनों के बीच में से यहाँ पर एक प्लेन कंसीडर किया। अब जरा बताइए, जो प्लेन मैंने यहाँ पर बनाया है वो प्लेनोस्फेरिक है या नहीं? है सर। है, समझ में आया? और क्यों है प्लेनोस्फेरिक? बिल्कुल क्लियर कट है। देखिए, ये इधर बी है, ये बी है, तो मिरर इमेज बन गई। यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर भी मिरर इमेज बन गई। इसका मतलब इस केस से तो मिरर इमेज बन रही है, ठीक। और ये दोनों तो यहाँ प्लेन में ही आ गए। इसका मतलब यहाँ पर ये भी निकला कि इसके अंदर पीओएस प्रेजेंट है, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया भी है। यही वाला पीओएस होगा, प्लेनोस्फेरिक होगा। और ये भी हमारे पास में ऑप्टिकली, ये भी हमारे पास में ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। थोड़ा सा केयरफुल रहिए। एक्चुअल में जो ऑप्टिकल आइसोमेर है वो बहुत कम सिचुएशन में पाई जाती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे इस केस में ये वाला केस बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इस केस को इन जनरल स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो एक्चुअल में इन पे से लेकर के देखते हैं, जो प्लेन है वो ग्रुप पे से बना करके देखते हैं। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेर के लिए ये कोई नियम थोड़ी है कि आपको प्लेन जो बनाना है उसमें यहाँ पर ग्रुप को कंसीडर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेन चाहे मॉलिक्यूल में कहीं भी कैसे भी बन जाए, अगर मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी तरह से प्लेन बन गया तो उस कंडीशन में वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। चलिए, ये केस मैंने समझा दिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे केस 8 की। मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर है एम ए, उसके बाद में यहाँ पर बी बी, उसके बाद में यहाँ पर सी और सी। मान लीजिए ये वाला केस बनता है, और इस केस में आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेर होगी या नहीं। तो देखिए, नहीं होगी सर। इस केस में हमें देखना है ऑप्टिकल आइसोमेर होगी या नहीं। नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने लिया एम, ठीक, और इस केस में क्या करेंगे आप, यहाँ पर एक, यहाँ पर ये बनाएंगे बॉन्ड, इसके साथ साथ हमारे पास ये बॉन्ड ऐसे आएंगे ही आएंगे। अब देखिए बेटा, इस केस में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस केस में थ्योरेटिकली ट्रांसफॉर्म बन जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें कोई ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगी। प्रैक्टिकली कोई ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगी, केवल और केवल सिस फॉर्म बनेगी। तो मैं केवल सिस फॉर्म की यहाँ पर बात करूंगा, क्योंकि वही बनेगी और कोई बनेगी नहीं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जैसे मान लो एक ए यहाँ पर लगा हुआ है और एक ए यहाँ पर लगा हुआ है, तो ए कौन सा लग गया मेरे पास में यहाँ पर ये। दूसरे बॉन्ड को देखते हैं, एक बी मेरे पास में यहाँ पर है, एक बी यहाँ पर है और एक बी यहाँ पर है। एक बॉन्ड लग गया मेरे पास में,
यहाँ पर ये है, ठीक है। एक और बॉन्ड यहाँ पर देखेंगे क्योंकि एक बॉन्ड मुझे और बनाना है। एक यहाँ पर सी, देखिए इस केस में क्या है, यहाँ पर मेरे पास सी है और यहाँ पर सी है और ये बॉन्ड बन गया है। ये पक्की बात है कि ये जो तीनों ये जो ग्रुप हैं, ये ग्रुप हमारे पास इस फॉर्म में आएंगे। इनका ट्रांसफॉर्म में आना बड़ा मुश्किल है। ये तभी आ सकते हैं ट्रांसफॉर्म में बेटा जब ये जो है जो रिंग है वो काफी बड़ी बन रही है, मतलब जैसे इथाइलिन डाइअमीन जैसा तो नहीं आएगा, क्योंकि इथाइलिन डाइअमीन इस तरीके का होता है। अगर आपको इथाइलिन डाइअमीन याद आया हो तो वो ऐसे होता है, देखो NH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर मेरे पास CH2, यहाँ पर NH, ये ऐसा है। अब इस केस में क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब बेटा 4 तो मेरे पास में ये वाले एटम हो गए और एक हो गया M, तो मतलब 5 मेंबर रिंग बनी। तो 5 मेंबर रिंग तो तभी बनेगी जब हर जगह पर बैंडिंग आएगी। मतलब ये निकला कि अगर मैं इसको ऐसे करके बनाता हूँ, CH2, यहाँ पर मैंने लिया CH2, यहाँ पर मैंने लिया NH, और यहाँ पर भी मेरे पास में है NH, और यहाँ पर मेरे पास में है M। इसने यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, इसने यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। तो इस केस में 5 मेंबर रिंग केवल तब बन सकती है जब मेरे पास में हर जगह बैंडिंग हो। देखो यहाँ पर भी बॉन्ड बैंड करेगा, टेट्राहेड्रल होगा, यहाँ पर भी बैंड करेगा, तो यहाँ पर बैंडिंग है, यहाँ भी बैंडिंग है, यहाँ बैंडिंग। इस वाले केस में भी ऐसा ही हो रहा है, बैंडिंग आएगी सब जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड लगाने की जरूरत की, या इस तरीके से बॉन्ड बनाने की कोशिश की आपने बेटा, तो जैसे ए और आप कह रहे हो कि भाई ए और ए को हम ऐसे लगाएंगे, ऐसे करके, देखिए बेटा प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास CH2 है और यहाँ पर CH2 है, तो देखिए 1 2 3 4, अब ये तो पूरी एक ही लाइन काउंट होगी ना, ये पूरी तो एक ही लाइन काउंट होगी क्योंकि लीनियर अरेंजमेंट है यहाँ पर। तो मतलब इस केस में ट्रांसमेंट नहीं ला पाऊंगा। तो थ्योरेटिकली तो आप इसको ट्रांसफॉर्म में सोच सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये इन जनरल नहीं आएगी। प्रैक्टिकली ये तभी आ सकती है जब मेरे पास में जो लिगेंड है उसमें यहाँ पर बीच में क्या कार्बन एटम नहीं था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब ये कंपाउंड बना, अब इस कंपाउंड में आपको चेक करना है कि इसमें ऑप्टिकल आइसोटोप पॉसिबल है या नहीं। अगर है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसकी ट्रांसफॉर्म बन जाती है तो वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाती है, उसमें तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाती है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि ये हमारे पास में ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बात आ रही है ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। अब जब देखिए केस में हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर प्लेनोसिमेट्री है, यस। देखिए बेटा अब आप हिसाब लगा लीजिए, पहली बात अलग, पहले वाले में कहानी अलग थी। पहले वाले में क्या था, ये दोनों ग्रुप हमारे पास कैसे थे, एक से, और ये दोनों एक से थे, ठीक। तो यहाँ पर आराम से जो है प्लेनोसिमेट्री हो गया। देखिए इसमें बेटा प्लेनोसिमेट्री नहीं आएगा क्योंकि ये वाले ग्रुप और ये वाले ग्रुप एक से नहीं, ये डिफरेंट है, ये एक से नहीं आएंगे। वैसे भी अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ उठा हुआ है, और तब ये नीचे बॉन्ड बना हुआ है, और ये बॉन्ड पीछे की ओर से है और तब आकर के यहाँ पर बना हुआ है। तो मतलब ये निकला कि इसमें आप किसी भी तरह से सोच लीजिए, लेकिन यहाँ पर आप प्लेनोसिमेट्री नहीं बना पाएंगे। इस केस में प्लेनोसिमेट्री नहीं बनेगा, और अगर यहाँ पर प्लेनोसिमेट्री नहीं बनेगा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये वाला केस और इससे पहले वाला केस, इसमें अंतर है, इसमें डिफरेंस है, इसलिए ऐसा हुआ है। एक और केस यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए वो कह रहे थे कि हमारे पास में MAB और साइज है, MAB साइज है, और केवल सिस फॉर्म यहाँ पर बन रही है। थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली हम कैसे जाएं, जैसे इसकी मैंने सिस फॉर्म बनाई है, केवल सिस फॉर्म भी बन पा रही है। तो बताइए इस केस में ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा या ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक्टिव। एक्टिव। तो देखिए बेटा फिर आपको सोचना है, थोड़ा सा हल्का सा मेहनत करनी होती है इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा।
अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये बॉन्ड यहाँ पर है और ये बॉन्ड यहाँ पर है। देखिए तो ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरी में इसी में ही दिक्कत है, और इसमें भी दिक्कत केवल तब है जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सोचें। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को नहीं सोचोगे, सिंपल टाइप के क्वेश्चन सोचोगे, तो वो तो मैंने कराई दिए सारे, उनमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, दिमाग इन तरह से, और थोड़ा सा आपको यहाँ पर लॉजिकली सोचना होगा। इसमें अगर मैं बात करता हूँ, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है मेरे पास, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने बी ले लिया। एक कंडीशन तो मेरे पास यहाँ पे ये बन गई कि यहाँ पर अटैच हो जाए। दूसरी कंडीशन जो मेरे पास यहाँ पे बन सकती है कि मुझे ए बी लेना है, तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री को यहाँ पर डेवलप करूँ। एक बॉन्ड मैंने यहाँ पर ऐसे ले लिया और एक यहाँ पर इन दोनों के बीच में बनेगा, तो मैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर ए लेना था। ठीक है, उसके बाद में इसमें भी मुझे ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर मेरे पास में ए और एक साइड में यहाँ पर बी जाएगा, तो वो तो दोनों सिमिलर हो ही नहीं सकते। तो इस केस में देखिए इस टाइप की सिचुएशन हमारे पास में यहाँ पर बन पा रही है। यहाँ पर ए और यहाँ पर, अब आपको सोचना है कि इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। बताओ बोलते प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है नहीं बेटा इसमें? सर है प्लेन ऑफ सिमेट्री? नहीं है सर, नहीं होगी। देखिए बेटा, मैं आपको बताऊं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें कहाँ से लग रहा होगा। तो जहां से मैं उसकी जो संभावना है उसको खत्म कर देता हूँ। ये बॉन्ड एक्चुअल में ऊपर से और नीचे की तरफ को बनता हुआ जाएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ। और अगर मैं इस बॉन्ड की बात करता हूँ, तो ये बॉन्ड हमारे पास में नीचे से आएगा, ये हमारे पास में नीचे से आएगा, नीचे से आएगा आके यहाँ पे जाएगा। तो एक्चुअल में क्या है कि अगर हम ये देखें कि भाई यहाँ पर ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री ले लें, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर कंसीडर कर लें, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ये और ये दोनों यहाँ पर एक से जरूर आ गए हैं, लेकिन ये एक से है नहीं। कारण ये है कि ये बॉन्ड एक्चुअल में बोर्ड के अंदर से और यहाँ प्लेन में आया है, जबकि ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड बोर्ड के ऊपर से और नीचे की तरफ प्लेन में गया है। तो मतलब ये निकला कि ये दोनों जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं है, ये वाला ए और ये वाला ए आइडेंटिकल नहीं है। ठीक, इस वजह से ऐसा हुआ कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो गया। ठीक, अब बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको जो है अभी तक जो केस कराए हैं उसके हिसाब से मैंने आपको ये समझाया है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है और आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के बाद अब यहाँ पर हमारा एक टॉपिक होगा, छोटा सा टॉपिक है, उसको देखते हैं। जिस टॉपिक की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उस टॉपिक को हम लोग कहते हैं जॉन टेलर इफेक्ट। एक टॉपिक है हमारे पास में, जॉन टेलर इफेक्ट। देखिए ऐसा है, ये जो टॉपिक है ये एक्चुअल में कंप्लीटली हमारे सिलेबस में होता नहीं है। बस एक बार इसके ऊपर एक हल्का सा क्वेश्चन आ गया था, तो तब से ये टॉपिक आप लोग पढ़ने लगे। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर इन जनरल क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर समझना होगा कि होता क्या है। देखिए बेटा, जॉन टेलर इफेक्ट का मतलब ये है, जॉन टेलर इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास जैसे टी सबसेल है और उसमें मान लो यहाँ पर हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इस केस में क्या होगा कि दो पॉसिबिलिटी मेरे पास में यहाँ पर आ सकती है। एक पॉसिबिलिटी तो ये आ सकती है कि T2G, ये यहाँ पर आपने ले लिए T2G, और एक आपने यहाँ पर लिया E, ये हमारे पास में यहाँ पर EG है, तो दो ऑर्बिटल है। तो एक तो ये हो सकता है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो कम हो, लेकिन एक दूसरा केस यहाँ पर ये बन सकता है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है इस केस में वो काफी ज्यादा आ जाए।
एक केस हमारे पास में क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग ज़्यादा का बन सकता है ये वैसे ही। ये T2G है और ये हमारे पास में यहाँ पर। तो देखिए जॉन टेलर इफेक्ट का मतलब क्या है। जॉन टेलर इफेक्ट का मतलब ये है कि जिस समय पर देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये ऑर्बिटल है मेरे पास में DXY, ये है DYZ और ये है DZX। ये मेरे पास में यहाँ पर DX2Y2 और एक है इसमें DZ2 और सेम ऐसा ही यहाँ पर भी आ रहा है DXY, DYZ, DZX और यहाँ पर DX2Y2 एंड DZ2 ये आ रहा है। देखिए बेटा एक बात आप क्लियर कर समझिए कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो जो लिगेंड्स हैं वो एक्चुअल में एक्सिस की तरफ से आते हैं, एक्सिस पर से आते हैं। ये मैंने आपको समझाया था कि वो एक्सिस से XYZ एक्सिस से सेंट्रल एंटर करते हैं एक्सिस से। तो जो एक्सिस पर ऑर्बिटल होंगे उनके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन जो एक्सिस से बाहर होंगे उनके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको यहाँ पर एक तो ये याद रखना है कि जो जॉन टेलर इफेक्ट है वो इस पे नहीं होता। मैं आपको अब यहाँ पर ये भी समझाता हूँ जॉन टेलर इफेक्ट का मतलब क्या होता है। जॉन टेलर इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर इनके अंदर अनइक्वल इलेक्ट्रॉन फीलिंग, जैसे मान लो इसमें एक हुआ इसमें 0 हो गया, या इसमें 2 हो गए इसमें 1 हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए इनके अंदर अनइक्वल इलेक्ट्रॉन फीलिंग हुई तो उस कंडीशन में शेप का डिस्टोर्शन हो जाएगा। जो ऑक्टाहेड्रल शेप है उसमें डिस्टोर्शन आ जाएगा। तो डिस्टोर्शन जो आता है शेप में उसको आप लोग कहते हैं जॉन टेलर इफेक्ट। तो जॉन टेलर इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर इसके अंदर अनइक्वल फीलिंग हुई तो वहां पर जो शेप है वो बिगड़ जाएगी, शेप डिस्टोर्ट हो जाएगी। तो डिस्टोर्शन ऑफ शेप आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं लिखवा रहा हूँ। डिस्टोर्शन ऑफ शेप ऑफ octahedral complex when EG orbitals are unequally filled। ठीक, वैसे याद किया कि थोड़ा बहुत होता इनमें भी है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इनका वाला। तो मैंने कहा है कि शेप ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, distortion of shape of octahedral complex when EG orbitals are unequally filled is called John Taylor effect। जॉन टेलर इफेक्ट। अब देखो एक बात क्लियर करना कि कब क्या क्या होगा। देखिए बेटा अगर हमारे पास में T1 है तो T1 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। एक बार आप लोग ध्यान से सुनना तो आपको क्लियर हो जाएगा। T1 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये जो T2G है यानी कि जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है उनमें से एक ऑर्बिटल अलग टाइप का है, बचे हुए 2 एक। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये हो जाए और यहाँ पर ये हो जाए तो इस कंडीशन में क्या है कि ये तीनों बिल्कुल एक से हो गए। अब देखिए इससे आगे कहानी है। अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर क्या है कि D4 कंडीशन हो जाए, D4 कंडीशन, और वो भी जब हमारे पास में क्रिस्टल फिनिशिंग कम है। D4 कंडीशन अगर बन गई तो देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब आप ये देखिए बेटा कि इस केस में क्या होगा कि एक ऑर्बिटल तो ऐसा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दूसरा ऑर्बिटल ऐसा है जो कि खाली है। एक में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है लेकिन दूसरा ऑर्बिटल ऐसा है जो कि खाली है। इस केस में मान लीजिए जो लिगेंड्स है, मेरी बात समझना, मान लीजिए जो लिगेंड्स हैं वो XY एक्सिस पर आ रहे हैं, XY एक्सिस पे वहां पर जो लिगेंड्स है वो आ रहे हैं और इसके ऊपर रिपल्सन लग गया। तो क्या होगा कि जो ऑर्बिटल इससे रिलेटेड होगा उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी।
तो मतलब इस केस में यहाँ पर ये निकला कि इस समय पर जो लेंथ है, जो एक्सियल लेंथ है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर। तो एक तो डी फॉर्म में पाया जाएगा ये, उसके बाद फिर देखो यहाँ पर ये 4 भर गए, ये 5 भर गया। अब ये दोनों एक से हो गए, अब कोई जोन टेलर इफेक्ट नहीं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 5 के बाद में 6, 7, 8 और फिर गया यहाँ पर। तो अगर D9 होता है तो अगेन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब फिर ये अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, तो अब इसके अंदर फिर जोन टेलर इफेक्ट मिलेगा। तो जोन टेलर इफेक्ट इस सिचुएशन में जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम हुई हो तो D4 और D9 पर मिलेगा। अब एक बार हम यहाँ पर भी देखते हैं कि इनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कब आएगा, इसको देखते हैं। देखिए बेटा, अगर मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर गया। अब देखिए चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पे जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, सातवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। और जैसे ही सातवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा तो ये दोनों अनइक्वल हो जाएंगे। और ये दोनों अनइक्वल होते ही ये बना है मेरे पास में D7। जैसे ही ये अनइक्वल होंगे वैसे ही हमारे पास में यहाँ पर शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर तो ये भर चुके हैं, तो D7 के बाद में D8, फिर हमारे पास में D9। तो D9 में भी यहाँ पर डिस्टॉर्शन होगा। तो जॉन टेलर इफेक्ट जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होती है तो इन 2 केसेस में मिलता है, और जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होती है तो फिर इन 2 केसेस में देखने को मिलता है। नोट कर लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लीजिए। डन। तो देखिए ये जो टॉपिक था आपका, ये टॉपिक मैंने करा दिया, और जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला चैप्टर था ये आपका पूरा हो गया। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले चैप्टर को कराने के बाद में अब हम इससे नेक्स्ट जो कि इसी से रिलेटेड टॉपिक है उसकी बात करेंगे। जो इससे रिलेटेड टॉपिक है वो है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करेंगे। सर चलिए, हाँ बेटा। आप एक वो बता रहे थे, ट्रांस इफेक्ट बताना था आपको लीगेंड। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए उसको बता दूंगा। इसमें टी एंड एफ ब्लॉक में ले लूँगा, प्रॉपर्टीज में ले लूँगा। स्टार्ट। चलो, सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे पास में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि पहले तो हम लोग यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही पढ़ेंगे। पहला होगा हमारे पास में यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट। थोड़ा सा देखिए बेटा, ये याद रखने का या याद करने का टॉपिक है, लेकिन हाँ इसी बात जरूर है कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा उनको जरूर आप लोगों को याद करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की। नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास में पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो देखिए, अगर हम एस ब्लॉक की डी ब्लॉक की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर होता है एस ब्लॉक, और उसके बाद में मिडिल में आता है हमारे पास में यहाँ पर डी ब्लॉक, और यहाँ पर आता है डी ब्लॉक। तो जो डी ब्लॉक कराना था।
क्या बेटा? एस ब्लॉक नहीं कराना था। एस ब्लॉक तो कराना था। ये एक्चुअल में जो आपका पैकेज है ना, जो आपकी सीक्वेंसिंग है, उस सीक्वेंसिंग में आपके पास पैकेज होगा आपका, और जो मेरे पास में सीक्वेंसिंग है, तो इसमें जो है पहला तो टॉपिक दे रखा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, दूसरा दे रखा है डी एंड एफ ब्लॉक, फिर दे रखा है एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर हाइड्रोजन। तो एस ब्लॉक कराते पहले। पैकेज है ना आपके पास? हाँ हाँ, तो इसी को कराएंगे, क्योंकि चलना तो पड़ेगा बेटा, इसी सीक्वेंसिंग में चलना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये आती है ना फिर कि अगर मान लीजिए कुछ चेंजिंग हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो हमें जो बताना होता है, जो हमारा सिलेबस का चलता है, उसमें हमें ये बताना होता है कि भाई इतना सिलेबस हो गया, तो उसमें ये नहीं होता कि भाई ये आगे का हमने ये करा दिया, ऐसे नहीं चलता। इसके जो मतलब हमारी तरफ से जो रिपोर्ट भर के जाती है, क्योंकि सिस्टमेटिक चलता है क्या सिलेबस, तो इसलिए यही कराना पड़ेगा पहले। लेकिन ये ज़्यादा बड़ी टॉपिक नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 दिन का टॉपिक तो ये है बस। आज और एक दिन हो लगेगा इसमें बस, मुश्किल से। तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और उसके बाद में फिर पी ब्लॉक चलेगा, और एस ब्लॉक सबसे आसान है। ठीक है, तो जो हमारे पास में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में यहाँ पर लाई करते हैं, इनके बीच में इनको रखा गया है। जो हमारे पास में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, अगर मैं इनकी बात करूँ, तो ये स्टार्ट होते हैं बेटा फोर्थ पीरियड, स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ पीरियड। पीरियोडिक टेबल में जो फोर्थ पीरियड है वहां से ये स्टार्ट करेंगे। मैं अभी समझाऊंगा कैसे। मैं एक बार यहाँ पर ग्रुप नंबर डाल देता हूँ पीरियोडिक टेबल में एक आइडिया देने के लिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट ए, उसके बाद में सेकंड ए। वैसे ये याद रखिएगा कि आप लोगों के एस और सी ब्लॉक की बहुत सारी चीजें यहीं से ही होने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ब्लॉक की स्टडी चल रही है, तो इस कंडीशन में बहुत सारी चीजें यहीं से ही आप लोगों की कवर अप होती हुई चली जाएंगी। इससे ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पर बताना तो पड़ेगा ही कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर रखा गया है, कौन सा एलिमेंट की किस टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये तो बहुत सारी चीजें तो यहीं पर कवर हो जाएंगी। उसके बाद में जो आता है बेटा, वो आता है यहाँ पर थर्ड पी, उसके बाद में आता है फोर्थ पी, उसके बाद में आता है फिफ्थ पी, उसके बाद में आता है सिक्स्थ पी, उसके बाद में आता है सेवंथ पी, उसके बाद में आता है देखिए एट ग्रुप के बाद में फिर आता है फर्स्ट पी, फिर आता है सेकेंड पी, फिर आता है देखिए मैं आपको बता दूं थर्ड ए, फोर्थ ए, फिर आता है फिफ्थ ए, फिर आता है यहाँ पर सिक्स ए, फिर आता है यहाँ पर सेवंथ ए, फिर हमारे पास में यहाँ पर आएगा सेवंथ ए, और फिर आएगा यहाँ पर जीरो। ठीक, इस तरीके से इनकी सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में देखिए कहानी क्या क्या है। इन ग्रुप के जो नंबर हैं वो आप इस तरह से रखते हो, इसको कहते हो 1, पीरियोडिक टेबल में इसको 2, इसको कहते हैं 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पर देखिए 8, 9 और 10। उसके बाद में यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड जिसको मैंने 0 बोल दिया था वो मेरे पास में होगा 18। तो ये हो गए हमारे पास में इनके ग्रुप नंबर। ये लास्ट वाले तो आप लोग याद रखोगे और मैं आगे लिखूंगा भी नहीं, तो इतना ही लिखना है मुझे। ठीक है, ये तो आप लोगों को सिस्टमेटिक है, मुझे तो केवल यहाँ पर डी ब्लॉक पर ध्यान देना है। अगर हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ तक जाएंगे, और इसमें जो पहला पीरियड है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ये हमारे पास में फर्स्ट पीरियड है, तो कोई एलिमेंट नहीं, इट इज फर्स्ट पीरियड। उसके बाद में यहाँ पर आएगा सेकंड पीरियड, कोई एलिमेंट यहाँ पर नहीं। फिर आएगा हमारे पास में थर्ड पीरियड, इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं। फिर आएगा हमारे पास में यहाँ पर फोर्थ पीरियड, इसमें आएगा डी ब्लॉक का एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं दे स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ पीरियड।
यहाँ पर इनमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं रखा गया। एक बार इतना थोड़ा सा बना लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फोर्थ के बाद में फिर आएगा यहाँ पर 5th पीरियड, फिर यहाँ पर आएगा 6th पीरियड एंड एट लास्ट इट विल बी 7th पीरियड। टोटल 7 पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल। हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो यहाँ पर 4th पीरियड में जो सीरीज लाई करेगी उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर 3D सीरीज। सीरीज का नाम मैं यहाँ पर रखूंगा, इट विल बी 3D सीरीज। तो हम कहेंगे 3D सीरीज। उससे आगे की जो सीरीज यहाँ पर बनेगी दैट इज नोन एज 4D सीरीज। उससे आगे जो बनेगी दैट इज नोन एज 5D सीरीज। और एक बनेगी हमारे पास में यहाँ पर 6D सीरीज। आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर देखना हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जो 3D सीरीज है उसके तो एलिमेंट आपको याद करने ही करने हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं। इसके तो एलिमेंट आपको याद करने ही करने हैं। और इनके एटॉमिक नंबर स्टार्ट होते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। इनके तो एटॉमिक नंबर स्टार्ट होते हैं 21 से और ये जाएंगे 30 तक। जो एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है वो है Sp, Ti, V, Cr, Mn, Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। तो देखिए बेटा ये तो एटॉमिक, ये तो आपको एलिमेंट याद रखने ही रखने हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है। क्योंकि जब आपके क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस में आपको एटॉमिक नंबर की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक, भले ही चाहे आपको एलिमेंट याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको एटॉमिक नंबर याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास में एलिमेंट आता है वो होता है यट्रीबियम एंड एटॉमिक नंबर होता है उसका 39। लास्ट में जो एलिमेंट आता है जिंक, कैडमियम एंड इट इज मरकरी। जिनके एटॉमिक नंबर होते हैं 48 एंड 80। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा लेंथेनम। यहाँ पर हमारे पास में जो एलिमेंट आएगा दैट विल बी लेंथेनम एंड एटॉमिक नंबर इसका होता है 57। यहाँ पर जो आएगा दैट विल बी एक्टीनियम एंड जो एटॉमिक नंबर इसका होता है दैट इज 89। यहाँ पर थोड़ा सा अगर और हम मेमोरी रख पाएं तो यहाँ पर कॉपर, Ag एंड A ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर 47 और इसका आ जाएगा यहाँ पर 70। तो देखिए बेटा ये तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, इसी कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इसलिए कि आपको जरूरत पड़ती है एटॉमिक नंबर की, इससे ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इससे आगे की ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। 39 मतलब एटॉमिक नंबर तो याद रखने, लेकिन एलिमेंट याद रहे या नहीं। 40, 41, 42, 43, 44, 45 एंड 40।
यहाँ पर 79 लूप के अकॉर्डिंग 78, 77, उसके बाद में यहाँ पर 76, यहाँ पर जाएगा 75, यहाँ पर आएगा 74 एंड इट इज 73, यहाँ पर जाएगा हमारे पास में 70। अब यहाँ पर हमारे पास से देखिए कोई गैप आया है, इस गैप को एक बार काउंट करके देखिए, ये 58 से लगा करके और 71 तक, इसको कहते हैं 4F। ये 4F बनेगी स्टार्टिंग फ्रॉम 58 to 71। इनको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड। ये हो गए लेंथेनाइड। बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसके जो एटॉमिक नंबर है वो भी आप याद रख सकते हैं, और याद रखने का तरीका बिल्कुल एकदम आसान है। यहाँ पर हमारे पास में 5F सीरीज बनेगी, जिसके एटॉमिक नंबर जो जाएंगे 5F सीरीज, एटॉमिक नंबर जाएंगे इसके स्टार्टिंग फ्रॉम 90 से स्टार्ट करेंगे, और 90 से आपको 14 एलिमेंट चेक करने हैं, तो ये 103 तक चले जाएंगे। इनको हम लोग कहेंगे एक्टिनोइड। और 104 से आगे फिर हमारे पास आगे कहानी बन जाएगी। 104, 105, 106, 107, 8, 9, 10, 11, 12, 112। तो ये मैंने आपको जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में समझा दिया यहाँ पर कि उनकी क्या कंडीशन है। ये बस इसको इतना नोट पंखा चला देना को। तो कर लिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये सारा पॉइंट हमारे पास कंबाइन था, मैंने आपको लिखा होगा पॉइंटल टेबल। ये पॉइंट यहाँ पर स्क्रीन होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास में यहाँ पर, और वो है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। मैंने पहले कहा है कि थोड़ा सा लर्निंग टेक्निक यहाँ पर रहेगी, जो पॉइंट आएंगे वो आपको वैसे याद रखेंगे। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन होता है N-1 इनके अंदर 1 से 10 तक, और यहाँ पर होता है 0 से 2 तक। जो हमारे पास में ये वाली सेल है, ये होती है आउटरमोस्ट सेल, ये होती है आउटरमोस्ट सेल। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है
पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट ठीक है। ये भी और ये भी दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वेरिएबल टाइप के आते हैं।
वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर आने का कारण एक ये भी है कि क्लोजर एनर्जी ऑफ NS एंड N-1 डी सब्सटेंस। तो इसकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल क्लोज होती है और इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकलना शुरू हो जाते हैं और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं और इस केस में आपको वेरिएबल टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलेंगे। अगर हम किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है उसका, किसी भी एलिमेंट का जो हाई है, जरूरी नहीं कि इतना आएगा ही आएगा, लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है? वो आती है हमारे पास में n+2 के बराबर, वो आती है n+2 के बराबर। जबकि जो n है हमारे पास में, n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, याद रखिए कि मैंने पहले ही कहा है जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी इन जनरल ऐसा पाया जाएगा। ठीक है, तो इसके मैं अभी एग्जाम्पल दूंगा आपको, उस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, हालांकि ये एक दो जगह पे फेल भी हो जाता है, जैसे क्रोमियम और कॉपर पे ये फेल हो जाता है, लेकिन जनरली आपको ऐसा देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं एक बार ये जो बातें हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड कॉपर। जिनको छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो फिक्स ही है, नॉन ट्रांजिशन में आता है। एटॉमिक नंबर अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, चलिए उसको भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, कॉपर एंड जिंक एंड डिटेल। A1 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर आर्गन तो सब नहीं रहेगा, आर्गन 4s एंड 3d1, इसका बनेगा हमारे पास में यहाँ पर आर्गन, और इसमें हो जाएगा 4s तो है रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 3d। वेनेडियम का अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा आर्गन 3 है, इसका मतलब 4s। इसका एक नियम होता है याद रखने का, वो ये होता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन है ये तो डी के अंदर मान लो और ये वाले एक्स के अंदर मान लो, याद रखने का आसान तरीका है। यहाँ पर 3d, बस ये यहाँ पर एक्सेप्शन केस है वहाँ पर नहीं लगेगा, वन ऑफ सब जगह पर लगेगा। उसके बाद में इसमें आर्गन यहाँ पर हो जाएगा 4s, जैसे इसमें ही लगता है, और यहीं पर CD5 ये एक्सेप्शन केस होता है। यहाँ पर आर्गन 4s CD5, और इस वाले केस में यहाँ पर आर्गन 4s एंड CD6 हो जाएगा। इस वाले केस में यहाँ पर आर्गन यहाँ पर हो जाएगा 4s एंड CD7। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आर्गन और यहाँ पर आएगा 4s एंड CD8, यहाँ पर आर्गन यहाँ पर आएगा 4s। क्या इस केस में आपको करना पड़ेगा 4s1, क्योंकि ये भी एक्सेप्शन केस है, 4s1 एंड CD10, ये आपको ध्यान आ गया, आर्गन 4s2 एंड CD10। बताओ भाई ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? ठीक है, हाँ ये सब तो आप जानते हैं, बस ये इसलिए बताने पड़े क्योंकि चीज़ें समझानी है मुझे ऑक्सीडेशन नंबर से संबंधित। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, मैंने पहले कहा है कि या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे या कोई साथ एक पार्टिसिपेट करेगा। इस केस में जो इसका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका +2 भी आता है और
यहाँ पर +4 भी आता है, +3 भी आता है, +2 भी आता है। यहाँ पर +2 भी आता है, हालांकि एक ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। +3 भी आता है, इसके साथ साथ +4 भी आता है। वेनेडियम की अगर मैं बात ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो अनस्टेबल बनेगा ऑब्जेक्ट। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास में +3 भी आ जाएगा और यहाँ पर हम बात करें तो +4 भी आ जाएगा, फिर +5 आ जाएगा, +5 तक आ जाएगा। नियम ये था हमारे पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, प्लस यहाँ पर 2 ऐड कर दो। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 थे और 3 में मैंने 2 ऐड किया, तो यहाँ पर +5 कर देंगे। यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 थे, 2 में मैंने 2 ऐड कर दिया, यहाँ पर +4 ऑक्सीजन नंबर बना। यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 था, तो इसमें मैंने 2 ऐड कर दिया, +3 ऑक्सीजन नंबर बना। तो ये हाईएस्ट ऑक्सीजन नंबर को आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्रोमियम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये क्रोमियम पे +6 तक जाएगा क्रोमियम। हालांकि क्रोमियम में कभी +1 भी मिल जाता है, +2 मिल जाएगा, +3 मिल जाएगा, +4 मिल जाएगा, +5 मिल जाएगा और +6 तक जाएगा। ठीक है, इसके जो ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है आपने सुने होंगे क्रोमियम के +3 और +6। ये मैं +4 को ये हटा देता हूँ, मतलब इनको ब्रैकेट में कर देता हूँ, ये कम स्टेबल है और ये भी कम स्टेबल है। मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 5 और 2 7, ये 7 तक जा सकता है मैग्नीज। +2 तक भी होता है, इसका +3 होता है, +4 भी होता है, +5 होता है, +6 होता है और +7 तक जाता है। तो ये हो गया Mn का ऑक्सीडेशन नंबर। Mn के बाद में आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 4 तो 6 तक जाएगा। आयरन का +2 होता है, +3 भी होता है, +4 होता है, अनस्टेबल है, +5 होता है, अनस्टेबल है, +6 होता है, अनस्टेबल है। कोबाल्ट की बात करते हैं, कोबाल्ट में देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, Cr 7 है, 3 और 2 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो आएंगे मेरे पास 3 और 2 5। 5 से ज़्यादा इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो नहीं सकता, लेकिन 5 को इसका पाया नहीं कर सकता। +3 +4 तक पाया जाता है, +4 भी अनस्टेबल होता है, लेकिन +4 तक पाया जाता है। निकिल की अगर हम बात करेंगे तो +2 होता ही है, +3 इसका अनस्टेबल होता है, +4 इसका स्टेबल नहीं है। कॉपर की अगर बात करेंगे तो कॉपर का +1 होता है, इसके अलावा +2 होता है। नियमानुसार ये प्लस यहाँ पर इसके अंदर कोई यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन था केवल, तो उसके हिसाब से 3 तक भी जाना चाहिए था, लेकिन इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें केवल +2 नंबर है। तो ये मैंने लिखे हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर जो कि इन एलिमेंट्स के पाए जाते हैं। कुछ हमने यहाँ पर नियम फॉलो किया है और थोड़ा बहुत आपको मेमोरी के अकॉर्डिंग याद भी रखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है। रोटी लिया एक बार ऑक्सीडेशन नंबर नोट कर लीजिए ताकि हमें आइडिया रहे कि कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पर है। सब्जी किसकी है? जैसे ही नोट कर लो ऑक्सीडेशन नंबर तो मुझे बता दीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर से संबंधित जो पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिया। सर हाँ बेटा, सर लेकिन आयरन जो है +1 भी तो शो करता है, जो ब्राउन रिंग जो बनती है उसके अंदर। बहुत कम स्टेबल है, आप चाहो तो यहाँ पर +1 लिख सकते हो, लेकिन इसको ब्रैकेट कर लें। बस एक ही कॉम्प्लेक्स है जो आयरन का NO के साथ में कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें आयरन +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है बस।
इसलिए यहाँ पर मैंने ले लिया है इसको और ब्रैकेट में कर दिया। यहाँ पर और भी ऑक्सीडेशन नंबर है जिनको आप देख पा रहे हैं, मैंने ब्रैकेट में उनको लिख दिया है। जैसे निकिल है तो निकिल का +3 ऑक्सीडेशन नंबर बहुत कम स्टेबल है, मैं इसको ब्रैकेट में कर दिया। कॉपर का +1 और +2 दोनों पाए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और कोबाल्ट +2 और +3 में पाया जाता है। आयरन +2 और +3 सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। मैग्नीज की अगर बात करें, मैग्नीज सारे ऑक्सीडेशन नंबर को बता मैग्नीज में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्रोमियम है, क्रोमियम का भी +6 और +3 ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये वाला। ठीक है, नोट कर लिया बेटा ये। यस सर। एक बात याद रखेंगे कि जब भी कभी कोई एलिमेंट अपने हायर ऑक्सीडेशन नंबर में पाया जाएगा, अगर कोई एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन नंबर में है, यानी कि जो ये वाली कंडीशन है, एक वजह आप देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन बनी जो कि उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर की कैटेगरी में आ रही है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए आपके पास में है टाइटेनियम, मान लीजिए टाइटेनियम है, और टाइटेनियम को अगर मैं बात करूँ तो मैंने 4+ लिखा है, टाइटेनियम 4+। इसके अलावा क्या देखिए वेनेडियम है, और वेनेडियम को मैंने +5 तक लिखा है, तो वेनेडियम 5+। क्रोमियम को तो +6 तक गए हैं हम, क्रोमियम +6। इसके अलावा मैग्नीज को +7 तक गए हैं, मैग्नीज +7। ठीक है, मैग्नीज के बाद में आयरन का +6 तक गए हैं, कुछ छोड़ दीजिए, वैसे +3 में तक ही जनरली एग्जिस्ट करता है। कोबाल्ट को भी यहाँ पर छोड़ते हैं। ये जो मेरे पास में एलिमेंट है, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो जिनके ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा है, मतलब +4, 5, 6, 7 तक इनके ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा है। तो जब इनके ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा है तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर कम होने की कोशिश करेंगे, इससे ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस सिचुएशन में ये एलिमेंट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करेंगे क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा है। हालांकि ऐसा नहीं है आयरन ट्रिपल+ तो वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बस इतना बढ़िया नहीं है। +6 में चूंकि एग्जिस्ट नहीं करता तो आप यूज नहीं कर पाओगे इसको ज़्यादा, लेकिन ये वो है जिनको आप लोग यूज भी करते हो, जिनको एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। फिर तो मौज कर देती तूने तो। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो वो यूज होता है। तो अगर मैं वेनेडियम है, वेनेडियम 2+। वेनेडियम 2+ अच्छा ऑक्सीडाइजिंग अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा क्रोमियम +2 में बहुत स्टेबल, मतलब बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग, बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्रोमियम 2+ हो गया। मैग्नीज +2 में, मैग्नीज के साथ साथ आयरन +2 में होता है, लेकिन ज़्यादा यूज नहीं होता इसका, लेकिन फिर भी है तो सही। कोबाल्ट +3 में, सॉरी +2 में। कोबाल्ट के बाद में निकिल +2 में। इसके अलावा कॉपर +1 में। ये जो स्पीसीज है इनके ऑक्सीडेशन नंबर इस टाइम पर कम थे, तो अगर कोई भी रिएक्शन होगी तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस कंडीशन में ये हमारे पास गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। इनको आप अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से यूज कर सकते हैं क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन नंबर कम आ रहे हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लिया इतना। ये बात नोट कर लीजिए, जैसे ही नोट करो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है बेटा हमारे पास में यहाँ पर एटॉमिक साइज। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एटॉमिक साइज। देखिए, अगर आप एटॉमिक साइज की बात करें तो इनके जो एटॉमिक साइज है डी ग्रुप के, एक तो होता है हमारे पास में एस ग्रुप के एलिमेंट,
एक हमारे पास में है डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये इनके बीच में लाई करते हैं, लेकिन अगर मैं इनके एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो इनके एटॉमिक रेडियस एस और पी ब्लॉक के बीच में होती है। मतलब इनके एटॉमिक साइज सबसे बड़े होते हैं और पी ब्लॉक के जो एटॉमिक साइज है वो सबसे छोटे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में एक जनरल ऑर्डर तो आपको मिलेगा, एटॉमिक साइज आपको ये मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास में डी ब्लॉक है और डी ब्लॉक में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 3D सीरीज की, क्या किसी भी सीरीज की अगर हम बात करेंगे तो इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हमारे पास में जो साइज है वो डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा हल्का सा ग्राफ बनाऊंगा, इससे आपको इसका आइडिया हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। इसमें ये बात देखी गई है कि इनका जो साइज है, इसका साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है, बीच में जाने पर वो लगभग कांस्टेंट हो जाता है, लास्ट में जाने पर थोड़ा सा वो इंक्रीज कर जाता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में मैंने ये कहा है कि एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज करेगा, उसके बाद में फिर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में जो लास्ट वाले एलिमेंट हैं थोड़े से जाते हैं, यानी कि देन स्लाइड इंक्रीज। देखिए बेटा, पी ब्लॉक में तो ऐसा नहीं है। पी ब्लॉक में तो लेफ्ट राइट जाने पर साइड इंक्रीज नहीं करता है, लेकिन डी ब्लॉक के अंदर आप देख रहे हैं कि लास्ट जाने पर साइड इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों होता है इसका मैं आपको कारण बताऊंगा। जब आप लेफ्ट राइट जाओगे तो जो टी है हमारे पास में वो टी किस तरीके से बनेगी, D1 डी, उसके बाद में D3, ऐसे फिर हमारे पास में D4। क्या मैं डी नहीं लिखा, केवल डी लिखा हूँ। आप कुछ पूछना है बेटा, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 एंड D10। एक्चुअल में जैसे जैसे आप लेफ्ट राइट चलते हुए चले जाओगे तो जो हमारे पास में यहाँ पर टी के अंदर जो रिपल्सन है, जो टी का रिपल्सन है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो टी का रिपल्सन बढ़ने की वजह से यहाँ पर हमारे पास साइज है उसमें लास्ट में थोड़ा बहुत इंक्रीज आप कह रहे हैं। बताओ भाई, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इस तरह से अगर कुछ आप पूछे आते हैं तो आप अगर आप पूछे जाए कि बताइए सबसे जो कम साइज है वो किसका है, तो सबसे कम साइज में आपको कॉपर या जिंक नहीं लगाना है, क्योंकि उनके साइज थोड़े से बड़े। इससे पहले जो एलिमेंट रखा वो वापस उसको लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर 2-3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके साइज लगभग बराबर है। जो इनसे पहले हैं, कॉपर और जिंक से पहले हैं, उनमें से जो भी एलिमेंट रखा हो उसको टिक कर दीजिएगा। जो शुरुआत के एलिमेंट हैं उनके भी साइज बड़े हो। चलिए अब हम देखते हैं एक बात कि अगर हमारे पास में लेफ्ट राइट चलते हैं तो साइज का क्या होता है। और लेफ्ट राइट चलने पर मैंने आपको बताया है कि लेफ्ट राइट जाने पर साइज पहले डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद में वो बाद में थोड़ा सा बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर एक और खास बात देखने को आपको मिलेगी, और जिस खास बात को मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जैसे 3D सीरीज है हमारे पास, यहाँ पर बेटा 3D सीरीज है, ये बाद में फिर हमारे पास में आएगी 4D सीरीज, उसके बाद में यहाँ पर आएगी 5D, उसके बाद में यहाँ पर आएगी 6D। तो देखिए अगर हम
आइडियली बात करें जैसा कि SO3 ब्लॉक में होता है, अगर हम आइडियली बात करें जैसा कि SO3 ब्लॉक में होता है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज का क्या होना चाहिए बताओ भाई? इंक्रीज टॉप टू बॉटम जाने पर जो साइज है वो इंक्रीज करने चाहिए। लेकिन याद रखिएगा कि इनमें ऐसा नहीं होता, इनके जो साइज है वो टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ेंगे तो जरूर। जैसे 3D से ज़्यादा साइज होता है 4D। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों की जो साइज है वो लगभग बराबर होती है, और कुछ जगहों पर तो ऐसा भी हो सकता है कि डिक्रीज भी हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया लगभग बराबर। और ऐसे ही अगर हम इनकी बात करें, इन केस में जो साइज है हमारे पास में वो या तो छोटा हो जाएगा या फिर कहीं आपको बराबर देखने को मिल जाएगा। तो आपको मुझे ये मैंने साइन क्या बनाया है, या तो आपको 5D का साइज बड़ा मिलेगा और 6D का छोटा मिलेगा, या फिर हो सकता है कि वो लगभग बराबर मिल जाए। तो मतलब ये निकला कि यहाँ पर साइज में प्रॉब्लम है। साइज टॉप टू बॉटम जाने पर जो है वो जरूरी नहीं कि बढ़े ही बढ़े। अब आप कह सकते हैं कि इसका कारण क्या है, क्योंकि हमें कारण भी पता है इसका कारण क्या है। तो देखिए बेटा, आप मेरी बात सुनिएगा। जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारे पास में पहले 3D आती है, फिर 4D आती है, और उसके बाद में फिर 5D आती है। लेकिन इस केस में यहाँ पर एक नई बात और हो जाएगी, और वो ये हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक कहानी आपको ये देखने को मिलेगी कि टॉप टू बॉटम जाने पर लेंथेनॉइड्स भी आ जाएंगे, और वो आएंगे हमारे पास में 5D सीरीज पर और 60 सीरीज पर। तो 5D के बाद में 5D में क्या है कि 5D से पहले यहाँ पर लेंथेनॉइड्स आए थे, 5D से पहले लेंथेनॉइड्स आए थे। तो जो नंबर ऑफ सेल है वो बढ़ नहीं पाती, उसकी वजह से साइज है वो डिक्रीज हो जाता है आगे आगे। इसको हम लोग कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम बाद में जाकर के समझेंगे, जब लेंथेनॉइड बढ़ेंगे तो वहाँ पर जाकर के क्लियर करेंगे। लेकिन अभी ये समझ लेना है कि ये जो फिनोमिना है, ये वाला जो फिनोमिना यहाँ पर हो रहा है, इसका जो कारण है वो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका कारण होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको मैं समझा दूंगा आगे जाकर के जब लेंथेनॉइड कहूँगा। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का एक प्रोसेस है, उसकी वजह से ऐसा होगा। इतना नोट कर लीजिए, और इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को पूछ लीजिए। आपसे बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि भाई किसका साइज बड़ा है, किसका छोटा है, कैसे है। तो आप इन वाले पॉइंट्स को जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, इन वाले पॉइंट से ध्यान रखें और आराम से आप सोच सकते हैं किसका साइज बड़ा होगा, किसका छोटा होगा। जैसे 60 सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, अगर मैं इनकी बात करता हूँ, इनके साइज छोटे ही होते हैं, तो इनके काफी साइज छोटे रहेंगे, ठीक। और जो 4D सीरीज के और 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, इनके साइज लगभग बराबर होते हैं, इनके साइज आपको बराबर ही होते हैं। और जो हमारे पास में 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, उनके साइज नो डाउट छोटे होते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा याद रखोगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था पॉइंट एटॉमिक साइज से संबंधित। एटॉमिक साइज के बाद में अब यहाँ पर देखेंगे 5th नंबर का पॉइंट। 5th नंबर का पॉइंट है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में चलिए बताइए। इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो SO3 ब्लॉक के साथ में क्या रिलेशनशिप रखती है, मतलब उनसे अगर हम कंपेयर करें तो आपको क्या रिलेशनशिप देखने को मिलेगी, ये आप बताइए बेटा एक बार। SO, हाँ देखिए, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक्चुअल में SO3 के बीच में ही लाई करती है। तो जो P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, P ब्लॉक की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इनकी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि यहाँ पर मैं कहूँगा हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। और S ब्लॉक की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होती है,
यहाँ पर मैं कहूँगा लो आयोनाइजेशन एनर्जी इनके बीच में लाई करती है। मतलब ये निकला, आपको ये ऑर्डर देने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर किसी भी चीज में लेफ्ट राइट डालते हैं, अगर हम किसी भी डी सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी वो इंक्रीज करती है। ये तो देखिए एस ब्लॉक हो या पी ब्लॉक हो या डी ब्लॉक हो, तीनों में सिमिलर होगा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट से ये भी कह सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, जब एटॉमिक साइज लास्ट में जाकर थोड़ा सा बढ़ गया था तो लास्ट में जाकर के आयोनाइजेशन एनर्जी भी थोड़ी सी घट जानी चाहिए। देखिए थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए वही अलग बात है, लेकिन ऑन एन एवरेज लेफ्ट टू राइट जाने पर, क्योंकि इसमें एक्सेप्शनल केस बहुत होते हैं इसलिए वो सब आपको नहीं याद करने हैं, उन सब की आपको जरूरत नहीं है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती ही है। इसका कारण ये होता है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इस केस में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी तो बढ़ रहा है, जो साइज है वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, वही अलग बात है लास्ट में जाकर, लेकिन इस केस में न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, इस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज ही करेगी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, मैं उसको आपको बताता हूँ। जैसे सपोज दैट आपके पास में एक तो लिथियम है, मेरी बात सुनना पहले, उसके बाद में लिखना आप। एक लिथियम है, एक बेरिलियम है। ठीक, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, ये एलिमेंट है। तो ये मैंने यहाँ पर जो लिखे हैं ये तो है, देखो ये एस ब्लॉक के, और ये बचे हुए मेरे पास हैं पी ब्लॉक। तो जब आप लेफ्ट राइट जाते हो तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इसकी ज्यादा होती है, हालांकि यहाँ पर तो ये उलट जाता है, यहाँ पे इसकी ज्यादा होती है, यहाँ पर ये उलट जाता है, और यहाँ पे इनकी बढ़ जाती है। ठीक, ये आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर है, पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने इस टाइप से पढ़ा है। तो देखिए बेटा मेरी बात समझो आप, यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस है वो ज्यादा होता है, यहाँ पर भी आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता है। तो मतलब इस केस में जो आयोनाइजेशन एनर्जी के डिफरेंस हैं वो ज्यादा होते हैं। लेकिन डी ब्लॉक की खास बात यह है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होते। आप एक ही सीरीज के एलिमेंट को देखोगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, किसी भी एलिमेंट को देखोगे तो वहां पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप है, जो डिफरेंस है, वो बहुत ज्यादा नहीं होता। और इसका कारण है 3d और 4s इलेक्ट्रॉन की क्लोज एनर्जी। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट और लिख लीजिएगा, ये तो मैंने केवल समझाने के लिए लिखा था, यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैं लिख पा रहा हूँ। द डिफरेंस इन आयोनाइजेशन energies for different elements in transition series is not very high as compared to S and P block. उसके बाद में सोडियम प्लस में से आपने एक को इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और यहाँ पर बन गया सोडियम प्लस। तो होगा क्या कि इस केस में देखो यहाँ पर एक होगी हमारे पास में आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एक होगी मेरे पास में यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। तो आप ये देखोगे कि जो यहाँ पर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है।
वो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है। मतलब ये निकला कि जो हमारे पास में एल्कली मेटल्स यानी कि एस ब्लॉक, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि एस ब्लॉक या फिर पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनकी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज में ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी थी सेकेंड फर्स्ट, ऐसे ही मान लीजिए आयरन है तो आयरन की थर्ड हो गई, आयरन की सेकेंड हो गई और फर्स्ट हो गई। तो जो डिफरेंट आयोनाइजेशन एनर्जी है एक ही एलिमेंट, जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है एक एलिमेंट, उनमें जो डिफरेंस आएगा वो SO3 के रेस्पेक्ट में यहाँ पर कम आएगा और SO3 का वो ज्यादा। बताओ भाई ये वाला पॉइंट मेरा समझ में आया या नहीं आया? यस। क्लियर है? तो आप चाहो तो ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, मैं इसको लिखवा रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में। इन ए गिवन सीरीज, इन ए गिवन सीरीज the difference in the ionization energies, the difference in the ionization energies between any two successive between any two successive electron emission is less in D block element as compared to S and P block element। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ये बिल्कुल एकदम सीधा सीधा पॉइंट था, कोई मुश्किल नहीं है। बस ये है कि देखिए दो बातें आई हैं यहाँ पर। एक तो ये आया है कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से जो आयोनाइजेशन एनर्जी को आप कंपेयर करो, तो वो जो डिफरेंस है दो एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है वो एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में इन जनरल ज्यादा आता है और डी ब्लॉक में कम आता है। और डी ब्लॉक में एक ही एलिमेंट की अगर मैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी निकालूं तो वो डिफरेंस भी कम आएगा, जबकि SO3 ब्लॉक के एलिमेंट के साथ में वो डिफरेंस इन जनरल ज्यादा आएगा। इस तरह के पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। ब्लॉक के एस ब्लॉक के अंदर किस तरह के एलिमेंट रखे गए हैं, मेटल या नॉन मेटल या मेटलॉइड, कैसे एलिमेंट रखे हैं? तो अगर मान लीजिए आपके पास में बेटा एस ब्लॉक है तो एस ब्लॉक में एक एलिमेंट को छोड़ दो, बस केवल एक एलिमेंट, और वो है हाइड्रोजन। तो और नेट नहीं चल रहा है। सारे मेटल ये तो पता नहीं चल रही है। देख ले इधर आ, इधर आ, नहीं इधर आ जा, मतलब पहले कहाँ से चल रही है? रिकॉर्डिंग चल रही है, देख होल्ड ऑन होगा। 20 पर खत्म हो जाएगी। कितना हो रहा है? 15। अखबार दे जा अखबार पहले। केवल मेटल, यानी कि इनकी जो डी ब्लॉक है इसमें केवल और केवल मेटल ही पाई जाती है, इसके अलावा देख डी ब्लॉक के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है तो आप कहेंगे पोलर। हालांकि एफ ब्लॉक में भी केवल मेटल ही होती है, आप चाहो तो मेमोरी के लिए उसको भी हम यहाँ पर लिख लें। एफ ब्लॉक के अंदर भी केवल मेटल ही, ओनली मेटल। जो हमारे पास में डी ब्लॉक की मेटल्स हैं, जो डी ब्लॉक की मेटल्स हैं, अगर मैं डी ब्लॉक की मेटल्स की बात करूं तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी, उनको यहाँ पर एक बार मैं चेक करके बताता हूँ आपको कौन कौन सी होती है, आप लोगों को बताता हूँ। देखिए बेटा एक तो हार्ड होती है, देखिए एस ब्लॉक की मेटल्स हार्ड नहीं होती, देखिए ये हार्ड होती है। अगर मैं बात करूँ तो ये लस्ट्रस